Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर से, टेनिस प्लेयर से, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज करवाया है। और ये हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। सो मैं वेलकम करूंगी यहाँ पे जनाब तलहा वहीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस गिनीज बुक टाइटल। जी थैंक यू सो मच जी। सो ये क्या था, आपने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा सर्विस करवाई? जी मैम, इस तरह से कि मैं और मेरी पूरी फैमिली टेनिस में बेसिकली, और मेरे और 3 बेटे माशाल्लाह तीनों के तीनों नेशनल चैंपियंस हैं अपनी अपनी एज कैटेगरीज में। और मैं टेनिस के लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा। उसी सिलसिले में मैंने गिनीज बुक ऑफ जो उसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर जाकर मैंने चेक किया, तो उसमें एक था रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेरिकी साहब है जॉन पेरी। उनका था कि 1 मिनट में उन्होंने 42 सर्व की थी। ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको हम ब्रेक करने के लिए जाएंगे। तो फिर मैंने उसमें एक पूरी हमारी टीम थी, जिसमें मेरे कोच महबूब वहीद साहब थे और मेरा भतीजा मोहित मकबूल, उसने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह सारी, और हमने इसको अटैम्प्ट किया। तो 42 के अगेंस्ट मैंने 59 सर्व करके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 59 सर्विसेज इन 1 मिनट। इन 1 मिनट जी। और इसके लिए कितना अरसा आपने काम किया? जी हमने इसके लिए, वैसे तो शुरू से मेरा था, लेकिन टेनिस प्लेयर तो मैं हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने 3 महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सेट किया कि किस तरह से हमने किस एंगल सर्व करनी है, क्योंकि ये रूटीन सर्व नहीं है। रूटीन टेनिस और है ये, क्योंकि हमने रिपीटेडली करना है इसको, और इसमें रैपिड फायर होता है, बार बार आपने करना है। उसके लिए यू नीड थाउजेंड सर्व इन प्रैक्टिस में भी। तो अगर वो एंगल गलत हो जाए थोड़ा सा, आपको इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 3 महीने में उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत की। और महबूब साहब, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, उन्होंने फिर काफ़ी उसको हमने पूरी सेटिंग करके, वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करके, एक प्रॉपर फ्रेम सेट करके तो फिर इसको अटैम्प्ट किया। और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि प्रैक्टिस में मेरे इतना नंबर नहीं हुआ जितना फाइनल डे पर हो गया था। ये कैसे हो गया? जी ये बस अल्लाह ताला का खासुल खास करम कि फाइनल पे जो हमारा नंबर हुआ 59, वो मेरे प्रैक्टिस में भी नहीं हुआ था। अच्छा। जी हाँ। तो क्या खास बात थी फाइनल डे पे फिर? फाइनल डे पे देखें, अगर अल्लाह ताला ने कोई आपसे अच्छा काम करवाना हो, बड़ा काम करवाना हो, तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। इसे तो हमारा फर्म बिलीव है। और उस दिन 42 को तो मैंने प्लस कर दिया था। ये तो मुझे पता था कि रिकॉर्ड तो बन जाएगा, मगर इतना ऊपर जाकर बनेगा ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। ठीक है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र हुआ। मगर मैं बार बार जो पूछना चाह रही हूँ, व्हाट वाज मतलब एक मेंटल स्टेट होती है या फिजिकल स्टेट होती है, कुछ आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा था जब आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे थे? कोई खास दुआ की थी? जी जी मैम, देखें कोई इसके खास लिए एनर्जी जी, फूड ली हाँ जी। थी? देखिए मैं, जो कि मेरा बेटा है, जैसा मैंने बताया, उसमें मेरा एक बेटा है वो बकर, जो कि वो पाकिस्तान के लिए खेलता है। वो अंडर 12 में भी ऑल पाकिस्तान विनर था, 14 में भी उन्होंने वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया, उसका बड़ा अच्छा नंबर है, ऑल एशिया गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो उसके साथ हम काम करते रहे। अभी वो 16 भी अभी रिसेंटली जीत कर आई, पाकिस्तान टीम उसमें भी था। तो वो हम गेम में तो हम रहते हैं, मगर पर्टिकुलरली इसके लिए फिर ये है कि वो आपको आर्म के लिए थोड़ी स्पेशल एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। फूड थोड़ा सा स्पेशल था, चूँकि फिर मैंने अपने पर थोड़ा काम किया। हम ज़्यादा तो उस पर कर रहे थे ना, मगर चूँकि अब इसमें मेरा नाम दर्ज था, उससे मैंने इसलिए अटैम्प्ट नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें इंजरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह आप फरमा रही हैं, कि इसके लिए हमने स्पेशल किया, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फजल किया। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने से? देखिए पाकिस्तान का नाम, अगर आप कभी गिनीज पे अब जाकर देखें तो उधर रॉजर फेडरर साहब का नाम है, बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स का नाम है, जिसका जो जस्ट नेम वहाँ पर। अच्छा मैं को बताऊँ कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा कोई एक्टर है, सिंगर है, वो अगले दिन मैं कुमार सानू साहब को सुन रहा था, वो उनका भी वो कहते हैं, वो अपनी चंद अचीवमेंट में उन्होंने गिनवाया कि मेरा नाम गिनीज बुक में। तो गिनीज बुक का एक ऐसा नाम है कि जो हम ड्रीम करते हैं कि हमारा कभी इसमें नाम आ जाए। मैं खुद वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है किसी के लिए भी। और मुल्क का फ्लैग आप कहीं भी जाकर चिस्पा कर दें, कहीं भी आपकी वजह से मुल्क का फ्लैग एक लहराए किसी जगह पर भी, तो ये बहुत बड़े एजाज़ की ये बात तो है। डेफिनेटली एक एजाज़ है। लेकिन अचीवमेंट्स को आजकल इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेट करते हैं ना लोग, मटेरियल गेन भी, कि चले आपने इतना बड़ा एक टाइटल या इतना बड़ा एक एजाज़ जीता है, लेकिन क्या उसके साथ कुछ ऐसे फ़ायदे भी मुंसलिक हैं कि जो एज प्लेयर आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम। और देखें उसमें जो मैं असल में लकी रहा, मैं खुद आई एम फैमिली मैन और मैं सीनियर एक आदमी हूँ, और मुझे पूरी फैमिली को रन करना पड़ता है। तो मैं बड़ा लकी रहा कि मैं गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, गो पेट्रोलियम बड़े फेमस है, इनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो जो हमारे खालिद रियाज साहब हैं चेयरमैन, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट हेड भी हैं ज़हीर बेग साहब, और जो मैडम अभी साइमा खोकर साहब आई हैं, तो इनकी सपोर्ट मेरे साथ रहती है। और फिर जो मॉनिटरिंग का, जिस तरह आपने कहा, मेरी जॉब एक सिक्योरिटी है। जॉब का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। अंग्रेज़, यूरोपियन, अमेरिकन, क्विक यंग, जितने भी एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए बना जाते हैं कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज़ ना होने से बहुत सारे जो एक अनड्यू प्रेशर्स होते हैं वो आपसे लिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप फ्री होते हैं।
मगर इसके अंदर ये है कि अब जो सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट मिला है, आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ, इससे पहले कई साल से हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह से, और मेरा तो ख्याल आपका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना चाहिए, जितने आप भी वैसे अटेम्प्ट करें तो आपका भी शायद आपका भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। लेकिन जैसे आपने भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की, आपको जब मैंने देखा ना, मुझे लगा नहीं कि ये कोई टेनिस खेलने वाला बंदा है, मुझे लगा ये कोई प्रोफेसर वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाने शढ़ाने वाले या वर्किंग एक बंदा जो कि बिजनेस कोई काम काज करने वाला। डेफिनेटली आपने उस तरफ रेफ़र भी किया है। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स शायद इतने खुश नसीब नहीं होते, या शायद वो अपने आप को इतना ग्रूम नहीं करते कि वो एक स्टेबल जॉब जो है उसको हासिल कर सकें। इसके बारे में ज़रूर गाइड कीजिएगा कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी को इस पैटर्न पे रखा कि आप यू हैव अ स्टेबल जॉब और आप अपने करियर के साथ साथ अपने शौक को भी फॉलो कर सकते हैं। जी, मेरे तो अबू आर्मी से कर्नल हैं, रिटायर्ड हैं, तो मुझे हमारे घर पे तो पढ़ाई का इतना सख्त प्रेशर था कि अबू की तरफ से बहुत ज़्यादा था, और मैं इनिशियल स्टेज पर इसलिए भी शायद इंटरनेशनल नहीं खेल सका कि पढ़ाई हमने बहुत ज़्यादा पहले शुरू में की। मगर इस पॉइंट को ना अब मैं बहुत ज़्यादा एक उजागर कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पर, आपके प्रोग्राम के तवसत से भी, कि एक होता है फ्रंट लाइन जो बहुत टॉप प्लेयर बन जाते हैं। अब हर कोई वसीम अकरम साहब नहीं बन सकता, शायद अफरीदी साहब नहीं बन सकते, तो कुछ नीचे लाइन के प्लेयर्स भी होते हैं जिनको आप नहीं जानते, मगर उन्होंने स्ट्रगल बहुत की होती है लाइफ में, मगर वो उतना थ्रू नहीं कर पाते, शायद फर्स्ट क्लास खेल जाते हैं। तो अब मैं ये, और इस तरह से एक्टर्स हैं हमारे, अब देखिए एक्टर्स को बड़े बड़े हमारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं। ये पिछले दिनों अब लकी डियर साहब थे, वो जो अपना काफ़ी सारे नाम है, लकी डियर साहब को फाइनेंशियल इश्यूज आए, माजिद जहांगीर साहब को कराची में आप देखें, तारक टैडी साहब, और भी अच्छा ये तो वो जो सामने अगर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हों भी तो बताते नहीं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे पास 41 बैंक हैं ना पाकिस्तान, उनमें सिर्फ 1% कोटा, 1% तो कोई बड़ी बात नहीं ना, कि एम्प्लॉयज़ का कोटा उन लोगों के नाम कर दिया जाए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया टॉप लाइन पर, फिर सेकंड टियर एंड थर्ड टियर, 3 टियर दे दें, 25% टॉप वालों को दे दें, 75% नीचे वालों को। तो आपको कोई गवर्नमेंट को अपील करता नजर नहीं आएगा, कोई सड़क पर आपको नजर नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी ख़त्म कर दी गई। हमारे यहाँ तो क्रिकेट जो कि इतना पॉपुलर गेम है, उसको भी डिपार्टमेंटल जो एक सपोर्ट थी, तो उसकी वजह से भी प्लेयर्स को बड़ी मुश्किल, तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो आप एक नई चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने स्टार्ट किया है, डिपार्टमेंट्स को रीस्टोर कर दिया। अगेन देखिए मैम, डिपार्टमेंट में 11 नहीं 16, 20, 21 लोग होंगे ना एक क्रिकेट टीम में, मगर 2100 बंदा या 21 बहुत सारे बंदे पीछे बैठे हैं। अच्छा, उसके अंदर से भी अगर आप कम से कम 100 बंदा तो होगा जो बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, और कोई अच्छा शायर लेट से, अब एक शायर है, वो मजमूए बेच कर तो वो अपना घर नहीं चला सकते ना। वो पढ़ा था यूनुस साहब की, उन्होंने कहा कि शायर ने एक मजमूआ लिखा, तो उनसे पूछा कि अभी कुछ बिका, उनका जी मेरा स्कूटर, तो उसका स्कूटर बिक जाता है बेचारों का। तो वो असल में इतने इतने काबिल लोग हैं, इनको भी हमें ज़रूर इंडल्ज करना पड़ेगा। ये बैंक्स में कर लें, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर लें, मगर इनको अगर एक भी आप जॉब दे दें तो वो आपके किसी भी एम्प्लॉय से डेफिनेटली ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर्स के साथ तो बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान में भी रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट था, जैसा कि पूरी दुनिया में राइज है। हमारे एक बहुत साहब हैं जो बाहर से कहीं से आए और उनके जहन में ये एक कमाल आइडिया आया कि एक्टर्स को रॉयल्टी देने की क्या ज़रूरत है, इनको तो राइट ऑफ पैसे दो, इनसे कहो यार 10 रुपये मिलते हैं तुम्हें, चलो 15 रुपये लो, तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है इस सारी प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर तुमने मेहनत किया या टाइम दिया या एनर्जी लगाई है, जिसको यू हैव गिवन योर बेस्ट, ये प्रोडक्ट हमारा है। तो एक वक्त की आप अपने पैसे लें और साइड पे, उसके बाद हम उसे 10 दफ़ा चलाएं या 100 दफ़ा चलाएं, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये वो जगह है जहाँ से एक्टर के साथ नाइंसाफ़ी शुरू हुई, क्योंकि उसको राइट ऑफ पैसे देकर अब उस प्रोजेक्ट को वो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, आप उससे 100 दफ़ा पैसे कमाते हैं, लेकिन उन पैसों में से एक पैनी भी जो है उस एक्टर की नहीं जाती। और पाकिस्तान में ये बहुत बदकिस्मती है। पाकिस्तान इज आई थिंक वन ऑफ द फ्यू इफ नॉट ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड के जहाँ पर ये सलूक किया जा रहा है एक्टर के साथ, जिसकी वजह से फिर एक्टर्स जो हैं मजबूर, अगर एक्टर्स को उनके कामों की रॉयल्टी ही आती रहे, विच इज़ लाइक अ पेंशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट को देनी पड़ती है आपको, उसके भी तो एक काम का है, उसमें से जो अर्निंग आप करेंगे उसमें से उसका मुआवजा भी दें आप, तो कोई एक्टर पाकिस्तान में या कोई सिंगर भूखा नहीं मर सकता। रेडियो पर इतना रोजाना गाना चलता है जी, तो वो बिल्कुल आप, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको भी रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल, लेकिन इसको रिस्टोर करने में बड़े बड़े ये जितने चैनल मालिकान हैं इन सबकी बदनीयती है ना, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं पैसे तो इनको देने पड़ेंगे। तो ये सेठ मेंटालिटी वो कब चाहता है कि मजदूर को पैसे मिले, वो तो कहता है सारे पैसे मेरे हैं, इसका तो मैं खून भी निचोड़ लूँ। कल इतनी तकलीफ हो रही थी सुन के कि मिल मालिकान है, उन्होंने गन्ने के काश्तकारों के पैसे नहीं दिए हुए। आप सोचिए ज़रा कितने, क्या आपकी मिलें चल रही हैं और आप एक काश्तकार के पैसे नहीं दे सकते, तो फिर काफ़ी कई चीज़ों पर काफ़ी दिल दुखता है। मगर मैम हम लोग इसीलिए कि हम वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव, इन तमाम बैरियर्स को क्रॉस करना है।
और तमाम पेरेंट्स को अबूर करते हुए हमने कुछ अच्छा करना है। और इंशाल्लाह ये अब जो मैंने थोड़े से एक थॉट दी है, और ये बड़ी आसान थॉट है बाखुदा। एक बैंक आपको पता है कि कितना पैसे लेट से 50 अरब बनाता है एक साल के, ठीक है। अगर वो 49 अरब 80 करोड़ बना लेगा तो उसको कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। तो उतने से उसको आप आप इन लोगों सोचें पर अगर लगा दें। एक्टर्स की रॉयल्टीज यहाँ पे सिर्फ बहाल कर दें तो क्या नुकसान होगा? जी हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं लेकिन होगा, एक वो पूरा एक ये पूरी दुनिया ऑपरेट करती है इस फिनोमेनन के ऊपर। आपको क्या मसला है सिर्फ इसलिए कि, लेकिन आपको गवारा नहीं है कि एक आना जो है ना वो भी आपका चला जाए उस डिजर्विंग बंदे को जो उसका हक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये ज़रूर होना चाहिए। ये अताउल्लाह साहब के बेटे मेरे साथ खेलते हैं, सामल ईसा जो है, बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनने भी ये पॉइंट उठाया था, वो प्राइम मिनिस्टर तक ले भी गए थे उस वक्त के, मगर उनकी कोई आखिर में थ्रू नहीं हो पाया, क्योंकि लाला जी के भी रोज़ाना गाने कितनी रेडियोस पर चलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सीरियस इस केस को टेकअप किया था। जी। तो सिंगर्स तो बहुत ऊपर चल रहे हैं मैम, रोज़ाना के हिसाब से एफएम पर इतने, और तमाम रेडियो स्टेशन पर। जी, आपके जितने इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, आप एक बहुत मशहूर अमेरिकन वो है फ्रेंड्स के नाम से सिटकॉम, जो कि बड़ा पॉपुलर कॉमेडी उनके सारे एक्टर्स हैं, उनको रॉयल्टीज़ इतनी आती हैं उस वक्त के काम की, जो कि उनका एक वक्त का एक बेस्ट प्रोजेक्ट था, कि आज तक उनको कुछ और फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट इतना अर्निंग है कि उस पर कर रहे हैं। अब जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे अगर डालते हैं तो उनको अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग जो है उसकी काफ़ी होती है। लेकिन उसमें भी ना हमारे जो टॉप, अब मैं एक नाम लेता हूँ, जुल्करनैन हैदर साहब थे हमारे कोयटा में, इतना बड़ा स्टार, आप यू मस्ट नो हिम। तो अभी देखें, पिछले दिन मैं उनको सुन रहा था, उनका भी नाम वो अभी तक लेट से उसमें जो सदारती वार्ड में नहीं आ सका, या कुछ इस तरह के और भी नाम है। तो इनको ज़रूर हमारी गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए, और इनको ज़रूर ज़रूर, हालांकि मैं तो कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन मेरा दिल करता है कि यार इतना अच्छा काम करने वाले लोग आज अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि इतने अब स्ट्रीम लाइन में शायद नहीं है, तो उनको ज़रूर हमें टेकअप करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने देखा आप खासे बाखबर इंसान हैं। हाँ जी मैम। तो ये कैसे है? मैं बेसिकली मैं MBA मार्केटिंग हूँ, और थोड़ा सा मैं वर्सटाइल भी हूँ, फिर हमें थोड़ा अपडेट रहना भी पड़ता है। फिर अब चूंकि इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, तो थोड़ा सा अपडेट होकर के भी आते हैं कि यार कि कोई बात ऐसी हो जाए, डाउन द ट्रैक जाना पड़े, तो फिर उसको कवर भी करना होता है। अच्छा, होता ये कि आपने तो देख लिया था कि टेनिस खेलना जो है इस मुल्क में, कुछ भी खेलना इनफैक्ट जो है, वही जो हमारे लिए जो एक मुहावरा था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो अब वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब भी एक सवालिया निशान है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब तो एक तय बात है ना, जो हम सुनते थे। I mean, वही जो आपने बात की कि ज़रूरी तो नहीं कि आप कोई इंजरी हो गई है, कोई अनफिट हो गए हैं आप, तो आप कितना कमा लेंगे, और ज़िंदगी पूरी आपने गुजारनी है, और फिर फैमिलीज़ के बर्डन्स उठाने, फिर भी आपने बच्चों को इसमें डाला। देखिए मैम, मेरे मिसेस से मेरी एक बात पर इख्तिलाफ रहता है, और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस करती है, मैं स्पोर्ट्स में करता हूँ। तो मैंने एक बेटे को इस पर सैंपल, अच्छा ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि तमाम पेरेंट्स के लिए, आपके तमाम बच्चे पढ़ने के लिए भी, मतलब पढ़ाई में एक्सेल दुनिया में करने के लिए नहीं आए, और आपके तमाम बच्चे स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए भी नहीं। फॉर इंस्टेंस, मैंने सोचा कि मेरा बेटा, ये फलां बेटा, ये स्पोर्ट्स में इसको मैंने टॉप करना है, पर ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया हो। तो मेरे 3 बच्चों में एक बच्चा जौन सा है वो स्पोर्ट्स के लिए है। जो बड़ा बेटा अली है, वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो पढ़ाई करता है। तो आपको ये भी डिफाइन करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बच्चों को किस चीज़ पर डालना है और कहाँ तक उसको लेकर के जाना है। मगर पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, और ये दोनों होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो कैसे फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि किस बच्चे का क्या पोटेंशियल है? मैं चूँकि खुद खेलता हूँ, वो जाते हैं कोर्ट में, मुझे पता चल जाता है कि फॉर इंस्टेंस, अब हमारी फैमिली में टेंडेंसी भी है, एक बच्चे में मुझे पता है यार ये अपनी वेट को कंट्रोल करते करते टाइम गुजर जाएगा। अच्छा, कुछ में कुछ डिफरेंट टैलेंट है, कुछ गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, कुछ का, अच्छा ये अबू बकर का टेम्परामेंट नेचुरल अच्छा है, अच्छा इसमें एंड्योरेंस ज़्यादा है, अच्छा ये ज़्यादा गर्मी खा लेगा। तो वो फिर इस लिहाज से आपको खुद ब खुद एक पेरेंट को पता भी होता है, पेरेंट से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो फिर उसको करके फिर आपने एक्सेल करना है। और फिर ये कि फिर आपको थोड़ी देर में चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि यार कहाँ तक जा सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में हम वो एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लेकर के आते। पढ़ाई में अगर हमारा बच्चा कमज़ोर है, हम उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में भी ज़रूरी नहीं कि आपका हर बच्चा पढ़ सके, तो ये भी ज़रूर देखने वाली चीज़ है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिस तरह भी ये पहले बेटी माशाल्लाह बड़ा अच्छा करके गई हैं, तो उसने एक डिफाइन क्या खूबसूरत किया है, जो मैं उसे नहीं उस तरह उस वक्त अप्रिशिएट कर सकी, आपने याद दिलाया कि पढ़ना और सीखना जी बहुत लेकिन उनके पूरे इंटरव्यू में मैं भी उनको, बल्कि उनके वालिद को बताऊंगा कि थोड़ा सा इनको स्पोर्ट्स का भी, कि दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा स्वेट आउट भी करवाएं, थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा पार्क में जाना, थोड़ा ट्रैक पर जाना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना ज़्यादा जब आप मैसिव काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो थोड़ा सा रिलैक्स विद इन द कोर्ट, विद इन द ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराएं और मिलके गुनगुनाएं।
आज खुशियाँ